जी, गुड आफ्टरनून आप सभी को एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट a very different kind of series because in this series I'm talking about structuralism। तो आज की जो लेक्चर है उसके अंदर मैं आपको बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक जो सिनेरियो था स्ट्रक्चरलिज्म में, खास करके रोमन जैकबसन के बारे में बात करेंगे एंड वी विल बिगिन विद द प्राग स्कूल। सो प्राग स्कूल आप कह सकते हो इट इज अ स्कूल ऑफ थॉट एंड विच इज बेसिकली डिफाइनिंग दैट what do we exactly come across when we talk about the point of poetic language and poetic diction। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आई होप दिस लेक्चर विल गिव यू अ ग्रेट आइडिया अबाउट structuralism and the Prague school। So the Prague school closely aligned with Russian formalism is the Prague school of structuralists। Roman Jakobson, a Russian immigrant, was one of the central figure in this school। So you have to keep in this mind that the Prague school is basically dependent on Mr. Roman Jakobson, and the Prague school's central tenet was that language is a coherent system fulfilling a range of functions in society। Exactly what do they mean by that? That कि जो है लैंग्वेज जो है वो कहीं ना अपना एक फंक्शन होता है, उसका एक अपना एक पर्टिकुलर काम है लैंग्वेज का। अकॉर्डिंग टू देम पर्टिकुलर काम जो लैंग्वेज का है वो ये है कि इट शुड बी लिटरेरी, इट शुड हैव इट्स ओन डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, इट शुड नॉट लुक लाइक एन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, इट शुड ऑलवेज फुलफिल इट्स पर्पस ऑफ बीइंग लिटरेरी लैंग्वेज। ये कहीं ना कहीं आपको स्ट्रक्चरिज्म में आपको लैंग्वेज का पर्पस जो है समझ में आएगा। आगे अगर हम देखते हैं तो द प्राग स्कूल बिलीव्ड दैट देयर वाज अ पोएटिक और एस्थेटिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज व्हिच आई हैव told you। And next is the poetic language foregrounds its own use। This means poetic language does not seek to convey information, instead it draws attention to its own utterance, to what and how it is saying or speaking। एक और आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखनी है कि आप को बार बार ये बात बताई जाएगी दैट व्हेन यू आर यूजिंग अ लिटरेरी लैंग्वेज डोंट यूज इट टू कन्वे इंफॉर्मेशन और डोंट यूज इट फॉर सम कॉमन थिंग्स, यूज इट फॉर the things which you are literary। when you are using a language which is poetical, use it for the poetical function, do not use it for a simple reason। तो यहाँ पे जो एक वर्ड है foregrounding, ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है क्योंकि ये कंसेप्ट पूछा जा चुका है that foregrounding of language is a concept of which school or which theory। so you have to keep in mind the school is Prague school and the theory is structuralism। now last but not the least, Jan Mukarovsky जो है what he is saying that therefore he declared that the function of poetic language consists in the maximum foregrounding of the utterance, it is not used in the service of communication। what I have just told you, this is what he is trying to say, that do not use the poetic language for the mere conversation, mere communication, use it for the poetic use of it and try to make it more artificial, try to make it more moldy, and it should be not very common to the people। तो ये सारी की सारी बातें प्राग स्कूल के बारे में है। नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड्स वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स रोमन जैकबसन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब के अपन बात करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है जी। चलिए अभी बात करते हैं रोमन जैकबसन के मेटाफोर एंड मेटनमी का जो कंसेप्ट है उसके ऊपर वी हैव टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। एंड रिमेंबर दिस दैट रोमन जैकबसन को कहीं ना कहीं इसी जो थ्योरी है इसके लिए आपको बार बार सवाल पूछा जाएगा दैट हु हैज गिवन दिस थ्योरी ऑफ यूज ऑफ मेटाफोर एंड मेटनमी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेटाफोर बिकॉज इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच एंड मेटनमी इज आल्सो अ फिगर ऑफ स्पीच। इट इज बीइंग यूज्ड, we can call it literary term also। so these are being used in many works of literature। खास करके poems में बड़ा यूज होता है, मेटनमी प्रोज में बड़ा यूज होता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी जो चीजें हैं आपको समझनी है। so what is Roman Jakobson is trying to tell that Roman Jakobson developed the theory of language of use, and Jakobson argued that there are two major rhetorical figures like metaphor and metonymy। so according to him there are two major rhetorical figures। first one is metaphor and the second one is मेटनमी। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं, इस गिविंग एन एग्जांपल एंड आई एम गोइंग टू मेक यू क्लियर दिस विद एन एग्जांपल। में ज़्यादा आपको चीज़ें जो हैं जो आपके सामने लिखी हुई हैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश ना करके आपको जो चीज़ें मैटर करती हैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है जी। तो ही हैज गिवन एन एग्जांपल लाइक ट्रैफिक
crawls along. चलिए आपने ये सेंटेंस पढ़ा. So now when we are talking about structuralism, तो बार बार एक बात सामने निकल के आ रही है that when you are trying to use the language, use it for the literary purpose and use it for the poetic diction. Do not use common language and do not use the language of literature for common communication. तो यहाँ पे जो बात आपको समझने वाली ये है that if it पर्टिकुलरली अगर आप इस पूरे सेंटेंस में क्रोल वर्ड को देखोगे तो इट विल सीम दैट कि यार ये जो वर्ड है ट्रैफिक के साथ हमने क्यों यूज किया. ठीक है, ये आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए. सो इफ यू विल go with a common mindset, if you are not a student of literature, you are not going to use crawl word. Okay, but according to Jacobson, क्योंकि पूरी की पूरी थ्योरी ही जो है स्ट्रक्चरलिज्म की, it belongs to defamiliarization, कि भाई जो भी चीज दिखे वो थोड़ी अलग दिखनी चाहिए. So this particular word crawl बेसिकली यूज होता है स्नेक्स के लिए, वर्म्स के लिए, इंसेक्ट्स के लिए, बट व्हेन यू यूज इट फॉर ट्रैफिक, it basically seems little different. It seems classy. It looks like हाँ थोड़ा सा intellectual जो बंदा है वो आपसे बात कर रहा है. So this is what basically he is trying to tell that कि जो crawl word वो एक comparison देता है ट्रैफिक के मूवमेंट को एक इंसेक्ट के मूवमेंट के साथ में. तो ही इज टेलिंग दैट मेटाफोर इज बेसिकली अ डिवाइस व्हिच इज बीइंग यूज्ड टू क्रिएट दैट पोएटिक इफेक्ट, बिकॉज ये कहीं ना कहीं उस चीज को बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखा देता है एंड इट बेसिकली मेक्स द लैंग्वेज मोर कैची एंड मोर pleasing to ears and it basically seems that yeah you have a knowledge of literature. तो कहीं ना कहीं ये उनका मेन पर्पस इस पूरी के पूरे मेटाफोर को यूज करने को लेके रहा है. बट यहाँ पे वो क्या कहते हैं वो हम लोग सुन लेते हैं. दैट बट हियर इन आवर पोएटिक लैंग्वेज वी हैव यूज्ड इट फॉर द ट्रैफिक, जैसा कि मैंने आपको बताया, व्हिच फुलफिल्स द पर्पस ऑफ डिफेमिलियराइजेशन, जो कि मैंने आपको बताया, एंड लिटरेरीनेस. दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि भाई मेटाफोर वी यूज इन आवर लिटरेरी लैंग्वेज बिकॉज इट गिव्स some different kind of feeling for that particular sentence of the particular word. तो कहीं ना कहीं और रोमन जैकबसन के अकॉर्डिंग if you are writing literature you do use metaphor and metonymy, and metaphor को आपको यूज इसलिए करना है because it will give you some different kind of scenario to the sentence. चलिए आगे की स्लाइड्स में देखते हैं क्या वो कहना चाहते हैं. Now चलिए हम लोग बात करेंगे about metonymy. Because metonymy भी जो है according to Jacobson is a very important figure of speech to use while creating the literary effect and the defamiliarization effect of basically of literature. So according to him metonymy is also very important figure of speech. So वो क्या कहते हैं that another form of language is metonymy. Metonymy is when a part is substituted for the whole. जैसा कि एग्जाम्पल आपके सामने कोट करता हूँ मैं, बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल है, the pen is mightier than the sword. Okay, so the pen is mightier than the sword में we are talking about a writer and a warrior, but what we have used for them, we have used pen for the writer and sword for the warrior. We have not put it in a straight way that the writer is mightier than the warrior, but we have used their basically the equipments. Okay, to present them we have used the equipments in front of us, and this is basically the figure of speech of metonymy, where what we do that we use the part to represent the whole. So in this example we are seeing that the two words representing the two different professions, and this is basically the difference between a common man and a literary person. Like अगर एक common आदमी से आप बोलोगे तो वो कहेगा कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि. उनके दिमाग में तो ये चीज कॉमन आदमी के पास जो है इस प्रकार की मुहावरे, इस प्रकार की बातें होंगी. अगर वो ऐसा से बोलेगा हाँ यार एक कवि जो है वो योद्धा से ज्यादा पावरफुल होता है. But when you come to the sector and to the field of literature, so what you have to be more creative, and these are the things which you have to use, because उनका पर्पस क्या है स्ट्रक्चरलिज्म वालों का? पर्पस ये है कि एनीथिंग व्हिच यू आर राइटिंग ऑन द parameter of literature, it should look very different to you. It should not please, like it should not feel like यार पहले भी देखा हुआ है. It should not feel like that. So for that you have to use these kind of things. And यही उन्होंने बोला है, क्या बोला है, that metonymy is another linguistical device which is used to create literary इफेक्ट. अकॉर्डिंग टू हिम मेटाफोर एंड मेटोनमी ये दोनों के दोनों जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो हमें लिटरेरी इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए यूज में लेने
चाहिए। फॉर द नेक्स्ट स्लाइड्स दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में वो क्या कहते हैं। ओके चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं जैकबसन का जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड कॉम्बिनेशन, वी विल टॉक अबाउट दैट। और बेसिकली जब आप इस पूरे के पूरे जो है कंसेप्ट को पढ़ोगे तो यू विल फील कि लॉन्जाइनस जो कि एक क्लासिकल critique थे, he also always influenced that we have to choose our words carefully while we are using them for the literary purpose। तो और ये सेम बात हमारे लिए भी लागू होती है that when we speak we should choose our words wisely because words जो है वो बड़ा और इम्पोर्टेंटली जो है इफेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी यही कहते हैं that the principle of selection and combination of words while using it for communication or while using it in a literature is very important। So you have to keep in mind that कि मुझे अगर कोई बात बोलनी है तो उसके लिए मुझे वर्ड भी जो है बड़ा सिलेक्टिवली यूज करना है। तो अकॉर्डिंग टू जैकबसन सिलेक्शन एंड कॉम्बिनेशन आर द two ways of language operation। We can select any word from a storehouse of words and then use then words in a combination to generate a sentence। Okay, जैसे कि एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं, वो कहते हैं कि दुनिया में इतना अथाह भंडार है वर्ड्स का, बट व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट व्हाइल यू आर यूजिंग अ सेंटेंस, व्हाइल यू आर जस्ट राइटिंग अ सेंटेंस, व्हाइल यू आर जस्ट क्रिएटिंग अ पोएम, यू हैव टू कीप इन माइंड कि भाई मुझे इस चीज के लिए कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, आई लिव इन अ हाउस, केव एंड शेड। ठीक है, लिव जो वर्ड है उसके साथ हाउस, केव और शेल, ये तीनों के तीनों जो वर्ड्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये सेट होते हैं, बिल्कुल इनका हम यूज कर सकते हैं। बट अगर आप एक ह्यूमन की बात करते हो तो ह्यूमन बेसिकली केव में रहा करता था जब आदि पुरुष था। ठीक है, जब आग की खोज हुई उसके बाद घर वर बनाने सीख गए हम लोग, है ना। तो वो एक चीज है कि अगर आप एक ह्यूमन की बात कर रहे हैं देन यू आर गोइंग टू यूज अ हाउस। अगर आप लॉयन की बात कर रहे हैं, शेर की बात कर रहे हैं, भेड़िए की बात कर रहे हैं, तो वो तो भैया 3 मंजिले का घर बना के रहने वाले हैं, दे आर गोइंग टू लिव इन अ केव। एंड शेल होता है, जैसे कि मान लीजिए मोती का शेल हो गया, ठीक है, कोई समुद्री जीव है उसका शेल हो गया, ठीक है, या फिर जो हम देखते हैं बड़ी बड़ी फिल्मों में हॉलीवुड में जो प्रिजनर्स होते हैं उनके लिए शेल बनाई जाती है, तो वो उस प्रकार की चीजों के लिए यूज करते हैं। सो हियर व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि आपका पर्पस क्या है सेंटेंस का और उसके सामने आपके वर्ड्स कौन से हैं, तो ये आपको बड़ा एक इंपॉर्टेंट सिलेक्शन यहाँ पे करना होता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर आप ये जो सेंटेंस है आई लिव इन अ हाउस, उसको अगर आप ऐसे लिख दो आई हाउस इन अ लिव, तो क्या वो उसकी प्रोडक्टिविटी रहेगी, क्या वो उसका जो कॉम्बिनेशन है वो ठीक नहीं है। आपने वर्ड चूज कर लिया हाउस, बट आपने उसका कॉम्बिनेशन ही ठीक नहीं बनाया, उसका जो सिंटेक्स है वो सिंटेक्स ही ठीक नहीं है, तो क्या आप उस सेंटेंस से मीनिंग जनरेट कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू रोमन जैकबसन द सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बट द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स, ठीक है, उसको किस वे में आपने सेट किया है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू कीप इन माइंड दिस प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड कॉम्बिनेशन। First select the word and then after selecting the word you have to keep in mind कि उसका combination भी अच्छा होना चाहिए। So you have to keep these things in mind। चलिए आगे वाले जो sections हैं, आगे वाली जो चीजें हैं उसको भी हम अगली स्लाइड्स में देखते हैं। नाउ हम लोग बात करेंगे पर्टिकुलर जो एक चीज है जैकबसन का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए उन्होंने 2 मॉडल्स दिए, one is very common kind of model and the second one is literary, so we'll be talking about both these models। तो सबसे पहले अपन अंदर मॉडल की ओर देखते हैं जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है। अकॉर्डिंग टू हिम one person is addresser who is going to start the conversation, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट होगा, मैसेज होगा, उसके बाद कॉन्टैक्ट होगा, उसके बाद कोड होगा एंड लास्ट में जो है एड्रेसी होगा जिसके लिए जो है एड्रेस किया गया है। तो ये अकॉर्डिंग टू 6 एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू हिम जो है वो हर एक कन्वर्सेशन में होते हैं। नाउ उन्होंने एक एग्जांपल दिया, क्या एग्जांपल दिया आप वो देखिए। आई वर्क इन अ यूनिवर्सिटी दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर्स फ्रॉम माय होम। तो उनके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे वो इस सेंटेंस को कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, कैसे उस चीज में से उन्होंने डिकोड किया है इस चीज को, आपके सामने है। एड्रेसर
जो माई सेल्फ वो अपने आप को गिनते हैं, एड्रेसी उनका जो दोस्त है उसको वो मानते हैं। द मैसेज क्या है कि भाई मैं जो हूँ, मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो मेरे घर से 12 किलोमीटर दूर, ये पूरा का पूरा मैसेज है। कॉन्टेक्ट भाई लेटर लिखा या उन्होंने हैंड रिटन जो है लेटर है, या वो मेल्ड है, ईमेल का जमाना है आज की डेट में जी, ठीक है। स्नैपचैट तो नहीं किया कहीं, वो भी बात है। उसके साथ 5 जो नंबर है वो कोड क्या है, रिटन है या फिर ओरल है, ये कोड के अंदर आ जाएगा। कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कॉन्टेक्स्ट की अगर अपन बात करते हैं तो वहां पे लैंग्वेज आ जाती है कि भाई अगर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ तो आई कैन यूज 2 लैंग्वेजेस मैक्सिममली, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। I have to use English because I'm teaching English, and हिंदी इसलिए कि ताकि आपको थोड़ा इजीली समझ में आ जाए। बट अगर मैं साउथ में चला जाऊं, ठीक है, एंड इफ आई स्टार्ट स्पीकिंग भोजपुरी देयर या मारवाड़ी, तो वो लोग तो कहेंगे भैया आप तो पहले से यहाँ से निकल जाओ, बिकॉज वो उनको समझ में आने वाला नहीं है। और सेम अगर मैं राजस्थान के किसी कॉलेज में चला जाऊं और वहां पे जाके मैं तमिल या तेलुगु में बात करूं तो नोबडी इज गोइंग टू अंडरस्टैंड मी, ठीक है। तो वो ये कहते हैं दैट द कॉन्टेक्स्ट व्हिच इज द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू बोथ द पार्टीज। अगर उन दोनों को नहीं समझ में आता है देन द कन्वर्सेशन इज नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल। तो वो उनकी बात एग्जैक्ट वो कहना चाहते हैं मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू। और उन्होंने डिकोड और भी अच्छे तरीके से किया है। क्या किया है, द एड्रेसर सेंड्स अ मैसेज टू द एड्रेसी, ठीक है, कि भाई जो एड्रेसर है वो एक मैसेज सेंड करता है एड्रेसी को। सेकेंड चीज, जो मैसेज है उसका एक मीडियम होना चाहिए, इट शुड बी विजुअल, ओरल, ऑडियो, या फिर आजकल की इलेक्ट्रॉनिक व्हाट्सएप कर दिया आपने, इंस्टाग्राम पे डीएम कर दिया या ट्विटर पे जाके कुछ लिख दिया, तो दिस इज द मीडियम्स। नेक्स्ट, द मैसेज इन द फॉर्म ऑफ कोड राइटिंग है, या फिर आपने मीम शेयर किया है कोई, या फिर आपने GIF कोई शेयर किया है, इमोजी कोई शेयर की है, ठीक है, तो वो उसका कोड हो गया। नेक्स्ट, उसके अलावा फिर लास्ट में कॉन्टेक्स्ट की बात आती है, लैंग्वेज की बात आती है, जो मैंने आपको अभी समझाई। तो अकॉर्डिंग टू द model of communication of Jacobson, it is very important that the addresser should have a very good medium to address his communication, and the language should be common. तो according to them इस प्रकार की जो 6 जो कोड्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कम्युनिकेशन को कहीं ना कहीं सक्सेसफुल बनाने के लिए, या फिर कम्युनिकेशन करने के लिए आपको ये 6 चीजें तो करनी ही पड़ेगी। इन द नेक्स्ट स्लाइड उन्होंने इसी कम्युनिकेशन मॉडल को लिटरेरी बना दिया है, उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से भी समझेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। सो इन द लास्ट स्लाइड आपने देखा कि जो है जो कम्युनिकेशन मॉडल था जैकबसन का, जो कि एक कॉमन कम्युनिकेशन मॉडल था, उसके बारे में हमने बात की। नाउ इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन मॉडल व्हिच इज लिटरेरी, ठीक है, कि आप जब किस चीज को कितना डोमिनेंस देते हो, कितना आप उसको इम्पोर्टेंस देते हो, तो वो चीज क्या बन जाती है, ठीक है, उसके बारे में इस पूरे के पूरे मॉडल में जो है जैकबसन ने बात की है। तो वी विल बी डिकोडिंग दैट। चलिए, so if you can see this particular model which is in front of you guys, so you will see that addresser के आगे we have written emotive, एंड कॉन्टेक्स्ट के आगे वी हैव रिटन रेफरेंशियल, और मैसेज के आगे पोएटिक्स, कॉन्टेक्ट के आगे फैटिक, कोड के आगे मेटालिंगुअल, एंड कोनेटिव के आगे जो है एड्रेसी हमने लिखा हुआ है। यहाँ पे जो चीजें हैं वो मॉडल वही है, बट देयर आर सम पर्टिकुलर वर्ड्स असाइन्ड टू द वर्ड्स, ठीक है। ये आपके सामने एक बात इंपॉर्टेंटली मैं रखना चाहता हूँ। तो अभी अपन इसको बड़ा सिंपलिस्टिकली आपके सामने जो पेज है इसको जब पढ़ूंगा तो आपको बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए, पहली चीज क्या कहते हैं, इफ द कॉन्टेक्स्ट इज डोमिनेंट द फंक्शन इज रेफरेंशियल। जैसे कि मान लीजिए कॉन्टेक्स्ट का सिंपल सा मतलब मैंने आपको पिछली बार बताया था। तो कॉन्टेक्स्ट जो होता है अगर वो वहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, सो जैसे कि इस पूरे के पूरे जो कन्वर्सेशन है उसमें जो कॉन्टेक्स्ट है, जो पिछला सेंटेंस था उसमें 12 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगर आप सिर्फ उसके बारे में हमने पूरे सेंटेंस में बात की तो वो क्या कहलाएगा, रेफरेंशियल काइंड ऑफ कन्वर्सेशन कहलाएगी। क्यों?
बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्टेक्स्ट, जो हमारा मेन मुद्दा था उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. सो दैट इज व्हाई दिस इज बीइंग कॉल्ड एज रेफरेंशियल काइंड ऑफ कन्वर्सेशन. आगे की वो बात करते हैं. इफ आई से माय वर्क प्लेस इज अ ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम माय होम, अगर मैं ये सिचुएशन जो है, मैं जो ये जो बात है मैं आपके सामने बता दूं, तो यहाँ पे एड्रेसर जो है वो अपनी बात कर रहा है. तो अगर एड्रेसर की बात हो रही है, एड्रेसर को डोमिनेंटली प्रेजेंट किया जा रहा है, देन नाउ इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द इमोटिव कम्युनिकेशन. ठीक है, क्योंकि इसमें एड्रेसर की बात इंपॉर्टेंटली की जा रही है. नेक्स्ट, इफ द एड्रेसी इज द डोमिनेंट ऑफ द सेंटेंस वुड कैरी ए कनेक्टिव फंक्शन एंड बिकम लुक डोंट कंप्लेन यू ट्रेवल ओनली 3 किलोमीटर्स एज कंपेयर टू माई सेल्फ. ठीक है, तो कहता है अरे ठीक है यार, तू 12 करता है ना भाई, तो मैं जितना करता हूँ उसका तो ये 3 किलोमीटर भी नहीं है. तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो एड्रेसी की सिचुएशन है, नाउ इट हैज बिकम वी कैन से डोमिनेंट. तो यहाँ पे ये वाली बात आ जाएगी. तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी जो चीजें वी हैव टू कीप इन माइंड, बिकॉज यहाँ पे इस कम्युनिकेशन मॉडल में चीजें वही सेम है, बट जो फंक्शन है हर एक कोड का कह सकते हैं वो चेंज हो रहा है. अगर आप एड्रेसर को डोमिनेट बना रहे हो देन इट इज गोइंग टू बी इमोटिव, अगर आप एड्रेसी को बना रहे हो तो इट इज गोइंग टू बी कॉनेटिव. ये आपको चीजें ध्यान में रखनी है. नेक्स्ट, इफ द पर्पस इज टू सिंपली सेट अप अ कन्वर्सेशन देन द कॉन्टेक्ट इज डोमिनेंट, द होल सेंटेंस देन सर्व्स एज अ फैटिक फंक्शन. फैटिक का मतलब क्या है भाई, सिंपल आप एक कन्वर्सेशन बिगिन करना चाहते हो, किसी के पास गए हो, उसको हाय हेलो हाउ आर यू, हाउ वाज योर डे, हाउ इज द वेदर एट योर साइड एंड ऑल दोस थिंग्स, आप सिंपली एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहते हो. तो वहां पे बाकी चीजें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, द कन्वर्सेशन शुड बिगिन. ठीक है, तो वो जो चीज है उसको हम क्या बोलेंगे, फैटिक फंक्शन. नाउ इफ द कोड ऑफ द मैसेज इज डोमिनेंट, ठीक, कोड की मैंने पिछले भी बात की थी, राइटिंग होगा या क्या होगा, वो अगर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेटालिंगुअल. जैसे कि where the both addresser and address establish that they are using the same terms in discourse, then it serves a metalingual function. When we say, do you understand what I'm saying, we are referring to the code of the conversation. This is basically classified as a मेटालिंगुअल. आप बात करते करते किसी को पूछें भाई तेरे को समझ में भी आ रही है क्या, मैं क्या बता रहा हूँ, या मैं आपसे पूछूं आपको समझ में भी आ रहा है क्या, व्हाट वी आर स्टडिंग राइट नाउ. तो अगर वहां पे हम जा रहे हैं तो हमारा मेरा या आपका संबंध जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं. अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो कॉन्टेक्स्ट है, जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो हमारा कंटेंट है, क्या आपको वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा. सो अगर वो कोड की हम लोग बात कर रहे हैं, वो कॉन्टेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, वो कंटेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, देन इट इज मेटालिंगुअल. ठीक है जी, यहाँ पे जो कन्वर्सेशन है वो डोमिनेंटली मेटालिंगुअल हो जाती है. तो ये कहीं ना कहीं रॉमन जैकबसन के जो रिवाइज्ड मॉडल है उसके अंदर सारी बातें, अभी कुछ बातें इसकी बची हुई हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. ठीक है जी. सो अभी ये जो स्लाइड है आपके सामने, ये जो मिस्टर जैकबसन का हमारे पास जितना भी पार्ट था उसका ये अंतिम स्लाइड है. सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट. सो हमने फैटिक की बात कर ली, इमोटिव की बात कर ली, कॉग्निटिव की बात कर ली, रेफरेंशियल की बात कर ली, कुछ जो चीजें और रह गई हैं वो भी हम लोग देख सकते हैं. एट लास्ट ही इज ट्राइंग टू से दैट द मैसेज ड्रॉज अटेंशन टू इटसेल्फ, वी हैव द पोएटिक फंक्शन. अगर जो मैसेज वहां पे डिलीवर करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, इफ इट इज इन अ वेरी प्रोमिनेंट काइंड ऑफ सिनेरियो, या इसका जो प्रोमिनेंट थीम अगर वो मैसेज ही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, then it is going to be a poetic function of the passage according to him. If you are portraying that message in a very important and a very dominant way, then the message is going to be called as the poetic function of the communication. अगर हम बात करें इस पूरी थ्योरी, जो हमने पूरी जो बातें पढ़ी उसको अगर अपन लोग समराइज करने की कोशिश करें, तो हमारे पास एक कंक्लूजन के तौर पे क्या निकल के आएगा, दैट जैकबसन आर्ग्यूड ऑल द मीनिंग इन द पोएटिक लैंग्वेज इज द रिजल्ट ऑफ मेट्रोनोमिक कॉम्बिनेशन. ठीक है, जैसे कि सिंटेगम क्या हो गया, सिंटेगम वही वाली बात, किस तरह का आपने सीक्वेंस जो है बिठाया हुआ है, हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन एज अ सेंटेंस, एंड मेटाफोरिक सिलेक्शन, किस प्रकार का आप मेटाफोर को जो सिलेक्ट कर रहे हो. ठीक है, एंड इन कम्युनिकेशन द मीनिंग ऑफ द मैसेज इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द 6 एलिमेंट्स. और जो आपके 6 एलिमेंट्स है, कोड्स, एड्रेस, एड्रेसी, मैसेज, कॉन्टैक्ट, कॉन्टेक्स्ट, कौन सी चीज इसमें डोमिनेंट है, उसमें से जो आप एक चीज पे फोकस करते हो वो भी आपके कम्युनिकेशन का जो मीनिंग है उसको कहीं ना कहीं डिफाइन
करता है। तो जैकबसन की जो होल लॉट ऑफ थ्योरी है वो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स पे डिपेंड करती है, सिलेक्शन एंड कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करती है, एंड हिज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पे डिपेंड करती है। आई होप आपको यहाँ तक जो चीजें हैं वो सारी समझ में आ रही होंगी, एंड आई ऑलवेज प्रे कि आप लोग इस पूरी के पूरी ऑडियो को सुनेंगे, पूरे के पूरे वीडियो को देखेंगे, क्योंकि अगर आप आधा छोड़ेंगे तो घाटा आपका ही है। सो प्लीज कंटिन्यू देखिएगा, पूरा देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको ये कंसेप्ट बाद में वापस पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बिकॉज मैं जहां तक समझ रहा हूँ, अगर आपको मैं इतना अच्छे से समझा दे रहा हूँ तो शायद आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट रहता है, आप यहाँ तक सुन रहे हैं, देन प्लीज जो है आपका कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप मुझे क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, आप अपनी बात भी लिख सकते हैं। आपको कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। आई एम ओपन फॉर ऑल एंड वी विल बी डूइंग दैट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो पढ़ने वाले हैं, सेमियोटिक्स, और बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अभी देखिए ये जो आपके सामने स्लाइड है, ये बेसिकली जो स्लाइड है ये मान के चलिएगा स्ट्रक्चरलिज्म में ये स्लाइड आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल आप अगर किसी भी एग्जाम में बैठेंगे यू विल डेफिनेटली फाइंड अ क्वेश्चन दैट व्हाट वाज सेमियोटिक्स। ठीक है, सेमियोटिक्स था क्या, किसने इसको प्रोमिनेंटली इसके ऊपर काम किया, क्योंकि काम इस पे बहुत सारे लोगों ने किया है। आगे जब मैं आप लोगों को मिखिल भगतिन पढ़ाऊंगा और भी जो बड़े इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे, या जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, सब में ये कंसेप्ट आपको बार बार आपके सामने निकल के आएगा। फर्डिनेंड डी सोशोर की एक वीडियो इस चैनल पे है, आप अगर उसको जाके देखते हैं तो वहां पर भी आपको कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट देखने को मिलेगा। So now we will be understanding this particular concept. So semiotics can be defined very simply as the study of signs. ठीक है, signs include words, gestures, sounds, objects and visuals that generate meaning as a part of a system of signification. ठीक है, आपको एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है कि जो भी साइन है वो साइन आपको डायरेक्टली बोल के कुछ नहीं कहता है, बट इट इज अ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, इट इज दैट मीनिंग ऑफ द साइन जो हम इजिली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर कहीं राइट का साइन है तो वो राइट मुड़ने को ही बोल रहा है, ठीक है, अगर लेफ्ट का है तो वो लेफ्ट मुड़ने को ही बोल रहा है। अगर लिखा हुआ है कि गाड़ी पार्क मत करो तो वो वहां पे साइन जो लिखा हुआ है या जो बोर्ड लगाया हुआ है उसका कोई सिंबल लगाया हुआ है, आप पटरी के पास खड़े हैं, आगे उसके कोई स्कूल है तो पटरी से निकलते ही स्कूल के छोटे बच्चों का चलने का साइन आपको दिखेगा वहां पे। सो दैट पर्टिकुलर साइन इज नॉट टेलिंग यू दैट यू हैव टू ड्राइव स्लोली बिकॉज there is a school, but it is simply understandable कि वो साइन जो है आपको exactly गाइड करेगा that when you cross that रेलवे फाटक, उसके बाद आप थोड़ा सा उसको रुक जाइए, आराम से चलाइए गाड़ी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सेमियोटिक का एक सिंपल पर्पस जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। नाउ इस पूरी की पूरी जो टर्म है इसको सेमियोटिक्स प्रिफर करने का जो काम है वो C.S. पियर्स ने किया था, एंड टुडे दिस टर्म इज मोर कॉमनली यूज्ड। कहां पे यूज्ड की जाती है? सेमियोटिक्स इज मोर पॉपुलरली यूज्ड अमंग मीडिया स्टूडेंट्स, फिल्म स्टडीज एंड कल्चरल स्टडीज इन एडिशन टू दोज ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। व्हेन यू गो इनटू एक्टिंग, ठीक है, अगर आप एक्टिंग में जाते हैं, अगर आप थिएटर कभी आप सभी ने किया होगा तो या कभी करेंगे तो वहां पे आपको क्या करा जाता है दैट यू are going to be given a very symbolistic kind of situation कि आप इस सिचुएशन में हैं तो आपके रिएक्शंस कैसे आएंगे, ठीक है, या फिर आपको एक सिंबल के सामने खड़ा कर दिया जाएगा दैट प्लीज इमेजिन दैट दिस इज दैट एंड यू हैव टू इंटरैक्ट विद दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो ये कहीं ना कहीं वहां पे बड़ा यूज होने लगा है आज की डेट में, एंड ये लिटरेचर का कंसेप्ट तो है ही। तो पियर्स ने तीन प्रकार की जो बातें की हैं, साइन को तीन तरीके से कुछ बताने की कोशिश की है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। पहले उन्होंने बात बोली है रिप्रेजेंटमेंट। ठीक है, रिप्रेजेंटमेंट क्या चीज है? द फॉर्म ऑफ साइंटिक्स। ठीक है, कि भाई जो साइन है उसकी फॉर्म क्या है, क्या वो मटेरियल फॉर्म है, क्या वो इमटेरियल फॉर्म है, क्या वो साउंड है, क्या वो राइटिंग है, क्या वो पेंटिंग है, क्या वो जेस्चर है, क्या वो वर्ड है, वो है क्या एग्जैक्टली। उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपकी आंखों के सामने कैसी है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटमेंट की बात करते हैं। कि अगर मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप किसी
LGBTQ सोसाइटी का झंडा देखेंगे तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट शेड्स आपको दिखेंगे। तो वो जो डिफरेंट डिफरेंट शेड्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि आप देखते ही पता चल जाएगा आपको यार ये जो LGBTQ का जो है साइन है, ऐसा नहीं होगा कि यार ये आप ढूंढने लग जाओ या क्या है। अगर आप अवेयर हो, इस दुनिया में रहते हो, अगर आप किसी अंधेरी गुफा के अंदर नहीं रहते हो तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये साइन किस चीज का है। रेड सिग्नल अगर आप रोज गाड़ी चलाते हो तो वो पता है कि आपको एक कहीं ना कहीं एक आपके सामने एक पूरा का पूरा दृश्य है, उस दृश्य को समझ जाओगे आपकी बस गाड़ी रोकनी है, नहीं तो आगे पुलिस वाले भैया खड़े हैं, अपना चालान जो है आज की डेट में हो जाएगा। तो ये आपको समझने की बड़ी आवश्यकता है। नेक्स्ट, इंटरप्रेटेंट क्या कहते हैं वो? द सेंस मेड ऑफ द साइन, दैट इज द साइन क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ द लिसनर व्यूअर एज अ रिजल्ट ऑफ रीडिंग लिसनिंग टू द रिप्रेजेंटमेंट। आपने रिप्रेजेंटेशन को देखा, आपने रेड साइन को देखा, हाथों हाथ आप इंटरप्रेटेट करोगे कि यार अब मुझे रुकना है। तो वो उन्होंने बोला कि साइन का जो सेकंड स्टेप होता है, आपने जैसे ही उसकी रिप्रेजेंटेशन को देखा, आपने इंटरप्रेटेट किया कि भाई मुझे अब रुकना है, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू गो फॉरवर्ड। आगे लास्ट क्या है? लास्ट जो है, दैट टू विच द साइन रेफर्स, इट इज समटाइम्स कॉल्ड रेफरेंट। ठीक है, रेफरेंट क्या हो गया? रेफर किस चीज को कर रहा है? जैसे कि मैंने आपको बताया भाई, अगर आप रास्ते में चल रहे हो, ठीक है, आगे आपके लिखा हुआ है कि आगे एक खतरनाक मोड़ है और उसका एक साइन बनाया हुआ है, तो वो आपका ऑब्जेक्ट क्या निकल के आ रहा है? वो किस चीज को रेफर कर रहा है कि आगे खतरनाक मोड़ है दादा, आराम से चला लो, 60 70 80 90 की स्पीड में चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, 30 पे गाड़ी कर लो ताकि आराम से उस मोड़ को निकाल लोगे। तो बेसिकली सेमियोटिक्स इज यूज्ड इन लिटरेचर to give you an idea about things, about certain concept. ठीक है, when we use a symbol, when we use a very particular kind of concept, like अगर मैं आपको एक बात बोलूं, जैसे कि डैगर एक सिंबल है हमारा मैकबेथ प्ले के अंदर, so the dagger sometimes looks like an equipment, ठीक है, बट वो डेगर जब साइन जो है वो सिंबल बन के जब वो मैकबेथ के आगे आगे जाता है तो आपको क्या समझ में आता है? द डेगर इज इंक्लाइनिंग मैकबेथ टू गो टुवर्ड्स दैट रूम एंड किल मिस्टर डंकन। ठीक है, तो यहाँ पे वो डेगर सिर्फ वो इक्विपमेंट नहीं रह जाता, वो डेगर एक आपको इंक्लाइन करता है टू किल दैट किंग, टू गेट दैट थ्रोन आउट ऑफ हिम, और अपने आप को उस थ्रोन पे स्टैब्लिश करने का, वो जील का, वो एम्बिशन का, वो किलिंग इंस्टिंक्ट का जो है वो सिंबल बन के निकल के आता है। ठीक है, तो इस तरह से सेमियोटिक्स जो है लिटरेचर में काम करता है, और होप आपको ये समझ में आया होगा। लास्ट स्लाइड है, आगे वाली स्लाइड इस पूरी की पूरी वीडियो की, उसको हम लोग देखते हैं एंड देन वी विल डिस्कस समथिंग। ओके जी, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। चलिए, दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जूलिया क्रिस्टेवा, बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं, ध्यान रखिएगा, बार बार इनका नाम आपके सामने आएगा व्हेन वी रीडिंग ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म एंड ऑल। बहुत ही कमाल की राइटर हैं और इन्होंने भी सेमियोटिक्स के बारे में कुछ बोला। व्हाट शी हैज सेड, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट टू यू। तो जूलिया क्रिस्टेवा's early work on poetic language argued that the entrance of the subject into language was motivated by pleasure। ठीक है, कि भाई जो लैंग्वेज है वो जब सब्जेक्ट के अंदर जाती है तो इट इज वेरी इंक्लाइंड बिकॉज ऑफ प्लेजर। पहली चीज उन्होंने ये बोली। सेकंड, दो बातें उन्होंने बोली, दो कंसेप्ट उन्होंने दिए। पहला उनका कंसेप्ट था कोरा। कोरा मीन्स कि आप किसी इमोशन को जब आप फील करते हो, ठीक है, जैसे बच्चा माँ से अटैच होता है तो माँ को एक लड़का आज की डेट में भी हक करने में बड़ा ऑकवर्ड होता है, ठीक है, बट ही हैज दैट फीलिंग, वो उसके अंदर एक वो इमोशन है, ठीक है, उसके पास वो लैंग्वेज नहीं है, वो जरिया नहीं है जिससे वो इमोशन जो है ही इज गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो ये सेम सभी राइटर्स के साथ होता है। दे सडनली थिंक ऑफ समथिंग कि यार हाँ, मेरे पास आई हैव दैट फीलिंग, आई हैव दिस पर्टिकुलर फंक्शनिंग इन मी, यार मुझे ये बात बाहर निकाल के लेके आनी है। तो जो बात बाहर निकाल के लेके आनी है उसका जो मटेरियलाइजेशन बार बार आपके अंदर चल रहा है, दैट इज बीइंग कॉल्ड एज कोरा। तो वही कहता है कि ये जो मैट्रिकल पोएटिक डायमेंशन ऑफ लैंग्वेज है जो अभी किसी फॉर्म में नहीं है, आपके अंदर पलप
पनप रही है उसको उन्होंने जीनोटेक्स बोला, जो कि सेमियोटिक्स का ही एक पार्ट है भाई। जो आपके अंदर एक सिंबल चल रहा है, आपके अंदर जो एक बात चल रही है, ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप एक सिंबल ही बोलोगे, ठीक है। कि भाई आपने सडनली कोई फूल देखा, ठीक है, या फिर आपने कोई एक ऐसी ब्यूटीफुल सीनरी देखी जिससे आपकी कोई मेमोरी कनेक्ट हो गई, तो वो जो सीनरी है वो आपके लिए एक सिंबल का काम कर रही है, मेमोरी आपकी कनेक्ट हुई है। तो क्या आप उसके ऊपर एक गीत लिख दो, क्या आप उसके ऊपर शायरी लिख दो, क्या आप उसके ऊपर कुछ और लिख दो, तो वो सिंबल का ही तो आपके लिए वो काम कर रहा है ना। सेकंड उन्होंने क्या बात बोली? द सिंबॉलिक, दिस इज द सिंटेक्स, द ग्रामर, द एक्सप्रेस्ड लिंग्विस्टिक एक्ट, इट इज द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन एज वी नो इट एंड इट वाज कॉल्ड फिनोटेक्स्ट, ठीक है। फिर जब आपके पास सिंबल था, जब आपके पास एक भावना थी, जब आपके पास एक इमोशन था, उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया एंड बेसिकली आपने उसको एक राइटिंग के फॉर्म में लिखा, या उसको आपने एक पिक्चर के फॉर्म में लिखा, या फिर उसको आपने एक मीम के फॉर्म में लिखा, या फिर आपने उसकी एक यूट्यूब वीडियो बना दी, ठीक है। तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? फिर जीनोटेक्स्ट हो जाएगा। जो आपने सोचा, जो आपके दिल के अंदर है, जो आपकी बॉडी के अंदर है, जो अभी आपके ख्यालों के अंदर है, विच इज इन योर इमेजिनेशन, विच हैज सम सिंबल्स, विच हैज अ स्टोरी, विच हैज ऑल ऑफ थिंग्स इनटू इट, बट व्हेन यू राइट इट डाउन, व्हेन यू गिव इट अ फॉर्म, व्हेन यू गिव इट अ सॉलिड फॉर्म, नाउ इट इज बीइंग कॉल्ड फिनोटेक्स्ट। जीनोटेक्स्ट जो दिमाग में है, फिनोटेक्स्ट जो कागज पे है या किसी और फॉर्म में है। नाउ कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो सेमियोटिक्स सजेस्ट दैट फॉर द यूजर्स ऑफ लैंग्वेज, साइंस स्टेन्ड, अनफोन और रिप्रेजेंट समथिंग। साइंस आर मेड ऑफ सिग्निफायर्स एंड सिग्निफायर, जो कि हमने फर्डिनेंड डी सोश्योर के बारे में बात हमने की है। एंड द रिलेशन बिटवीन द टू कैन बी आर्बिट्री, इमिटेटिव और डायरेक्टली कनेक्टेड, ठीक है। किसी किसी साइन और सिंबल के बीच में जो कनेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा लॉजिकल होता है, कई बार वो धीरे धीरे बन जाता है कनेक्शन, उसको टाइम टू टाइम यूज करने के साथ ही। जैसे कि हमारे घरों में मम्मी की चप्पल जो है वो पहनने के काम भी आती है और कुटाई के भी काम आती है। तो चप्पल जो है आज की डेट में दो चीजों का सिंबल है, एक चीज का सिंबल वो हमेशा से ही है, भाई चप्पल पहनने के लिए ही काम आती है। सेकंड जो कुटाई वाला पार्ट है वो हमारा क्या है, धीरे धीरे परंपरागत तौर पे बनता गया है। तो दिस इज हाउ वी कैन बेसिकली अंडरस्टैंड concepts and the process of interaction between the word signifier and the object referred to it and the idea or the sign generated in our mind hearing or reading the word is semiosis, ठीक है। आप जब किसी चीज को वर्ड को पढ़ते हो, ठीक, लाइक यू हैव रेड द वर्ड फैंटेबुलस, आपने ये वर्ड पढ़ा, तो फैंटेबुलस जब आप वर्ड पढ़ते हो तो आपके दिमाग में कभी भी कोई भी ऐसा आदमी नहीं आएगा जो जिसने नहाया नहीं है, जिसने कपड़े बहुत 15-20 साल पुराने कपड़े पहने हुए हैं, जिसके लंबे लंबे बाल हैं, जुएं रेंग रही हैं, उस प्रकार का व्यक्ति आपके दिमाग में कभी भी नहीं आएगा। When you will see word fantabulous, you will just imagine ऋतिक रोशन, टॉम क्रूज, रैन रेनॉल्ड्स, ठीक है, या फिर और भी काइनू रीव्स, ये इस प्रकार के बंदे आपके दिमाग में आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं पूरा लिटरेचर का जो सेमियोटिक का कंसेप्ट था वो मैंने आपको समझाया इस पूरी वीडियो में, और रोमन जैकब्सन के बारे में हमने बात की, उनके सारे कंसेप्ट हमने समझे। तो कहीं ना कहीं आई हैव ट्राइड टू गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। इसके अलावा भी कुछ है तो उसके ऊपर भी जल्दी वीडियो में आपका स्ट्रक्चरलिज्म कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी, फिर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, फिर मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, फिर फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, फिर न्यू हिस्टोरिसिज्म। ये अपन को कंसेप्ट जो है सारे के सारे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड ऑलवेज ट्राई टू रीड लिटरेचर इन अ वेरी डिफरेंट वे। ऑलवेज मेक योर नोट्स इन अ वे कि आपको जो काम आए वो सारे के सारे नोट्स। एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीजें करेंगे। एंड एक और चीज जो है ध्यान रखिएगा, वीडियोस लंबी हो सकती हैं बट अगर आप इस 38 मिनट 40 मिनट का टाइम आप दोगे तो ये आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी टू ऑल एंड जय श्री राम।